नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका कानूनी जानकारी से जुड़े हमारे इस खास कार्यक्रम लीगल लिटरेसी में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। लीगल लिटरेसी के आज के इस एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दे पर जो सीधे सीधे हमारे समाज से जुड़ा हुआ है। तो चलिए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। लीगल लिटरेसी में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं बाल यौन अपराधों पर, और इस चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हाई कोर्ट अधिवक्ता सिमरन कौर लूथरा जी। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। नमस्कार। ये इशू अगर देखा जाए मैम तो कॉमन तो है, लेकिन बहुत ज्यादा संवेदनशील भी है। बिल्कुल। और ये एक इस तरह का अपराध है जिस पर खुलकर बच्चे बात नहीं कर सकते। बिल्कुल। कानूनी प्रावधानों में यदि हम समझें तो बाल यौन अपराध क्या है और ये हमारे समाज को किस तरह से प्रभावित करता है? जी अमित, हमारे सोसाइटी में हम देखेंगे कि बच्चे जो है सबसे ज्यादा वल्नरेबल ग्रुप्स है। बच्चों का जो उनकी जो मानसिकता होती है, जो वो जो पनपते हैं, जो शुरुआत उनकी होती है जीवन की, ये बहुत मुश्किल हो जाता है अगर उनके साथ कोई अपराध होता है। वो खुल करके अपने पेरेंट्स को वो सारी चीजें बताए, अपने गार्जियंस को ये चीजें बताए, टीचर्स को, मेडिकल एग्जामिनर को ये चीजें बताए। तो इस चीज के लिए बहुत ही सेंसिटिव ये मैटर है और इसमें अवेयरनेस होनी बहुत आवश्यक है। इस वजह से आज हम इस टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहे हैं। ये टॉपिक इसलिए इतना सेंसिटिव है कि आप देखेंगे कि हर बच्चा जिसमें से इंडिया देश के जो बच्चे उसमें से 28.9% ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने किसी न किसी फॉर्म में सेक्सुअल अब्यूज झेला है, यौन उत्पीड़न झेला है, और कुछ ने रिपोर्ट किया है, कुछ ने रिपोर्ट नहीं किया। आप लॉकडाउन का समय अगर आप रिकॉल करते हैं तो उस ड्यूरेशन में लगभग 92,105 बच्चे थे जिन्होंने ऑनलाइन माध्यम से सेक्सुअल अब्यूज को झेला था। और उसी प्रकार से कई ऐसे रिसर्चेस हुए हैं और सर्वेज हुए हैं। आप एनसीबी की रिपोर्ट देख लीजिए, नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो, उनकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये जो स्टैटिस्टिक्स है दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, कम नहीं हो रहा है। और पहले जब ये एक्ट, पॉक्सो एक्ट की जब हम बात करें, इसके पहले जब ये एक्ट नहीं हुआ था उससे पहले तो अवेयरनेस भी नहीं थी। कितने लोगों ने अनरिपोर्टेड रखा अगर वो अब्यूज उन्होंने झेला है, अगर उनके साथ कोई ऑफेंस हुआ है, वो अनरिपोर्टेड रखा था उस चीज को। उसी प्रकार से आप देखेंगे कि दिल्ली कमीशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन राइट्स है, उन्होंने कुछ चैलेंजेस भी बताए हैं कि जैसे अगर कोई बच्चा अगर रिपोर्ट कर भी देता है तो 42% इतने बच्चे हैं जो स्कूल से ड्रॉप आउट हो जाते हैं क्योंकि उनको ह्यूमिलिएशन फील होता है कि अगर वो स्कूल जा रहे हैं, उनके साथ इस प्रकार की कोई घटना हुई है तो वो एडजस्ट नहीं कर पाते, वो सोसाइटी को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, वो अपने आप को आइसोलेट करने लग जाते हैं। 42% बच्चे ड्रॉप आउट होते हैं। 50% ऐसे बच्चे होते हैं जो किसी न किसी प्रकार से फिजिकल इलनेस झेलते हैं as the consequence of that sexual assault या sexual abuse। और उसमें 50% ऐसे पेरेंट्स हैं जो हेल्थ जो नीड्स होती है वो नीड्स को भी फुलफिल नहीं कर पाते। उसी प्रकार से आप देखेंगे कि 15% ऐसे बच्चे हैं जिनको सिर्फ कंपनसेशन मिलता है ऐसे केसेस में, और 85% बच्चे होते हैं जिनको कंपनसेशन तक नहीं मिल पाता है क्योंकि ये प्रोलॉन्ग्ड मैटर अगर चलता है तो डेफिनेटली कंपनसेशन उनको नहीं मिल पाता था। तो इस प्रकार से, और 38% ऐसे बच्चे थे जिनको लीगल एड भी नहीं मिलता है। अब जब बच्चे को पता ही नहीं होगा कि मेरे साथ अपराध हुआ है तो उनको वो कैसे रिड्रेसल लेगा उस चीज का। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि हमारी सोसाइटी में ये एड्रेस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, अवेयरनेस फैलाना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वजह से ये डिस्कशन हो रही है अमित जी। एक सवाल ये भी है मैम कि अक्सर ये देखा जाता है कि जो इन अपराधों को अंजाम देते हैं जी, कई बार ऐसा होता है कि वो बच्चों के जान पहचान वाले होते हैं, या तो रिश्तेदार भी होते हैं या तो पड़ोसी भी होते हैं जी। तो ऐसे में कैसे इस अपराध को रोका जा सकता है? जी, इसमें मैं आपको एक केस बताऊंगी। अप्रैल 2013 का केस है जिसमें एक बच्ची थी जिसको नेम किया गया गुड़िया, क्योंकि हम आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करते हैं। तो गुड़िया के साथ ये इंसिडेंट हुआ था कि उसके साथ गैंग रेप हुआ। तो गैंग रेप होने के बाद उसने रिपोर्ट किया। 7 साल तक उसको ना कंपेंसेशन मिला, ना किसी प्रकार से कोई, भले प्रकरण न्यायालय में चल रहा था। 2013 से आप 7 साल देख लीजिए। उसके बाद जब वो बच्ची थोड़ी बड़ी भी होगी, उसको समझ भी आ गई कि उसके साथ ये सारी चीजें हुई, तब जा करके जब उसको रिड्रेसल मिल रहा है। तो कई सारे लूप होल्स ऐसे हैं।
हमारे आसपास हमें अवेयर अलर्ट रहना बहुत जरूरी है। बीइंग अ पेरेंट, बीइंग अ टीचर, बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन ऑफ द सोसाइटी, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अलर्ट रहें, अपने बच्चों को एजुकेट करें। एजुकेट करने के साथ साथ उनको सेल्फ डिफेंस सिखाएं, बहुत सारी चीजें। और आप अननोन पर्सन्स को या नोन पर्सन्स को भी आप देखेंगे 95% ऐसे लोग होते हैं कि ज्यादा से ज्यादा परिचित लोग होते हैं या रिलेटिव्स होते हैं जो इस प्रकार का कृत्य करते हैं बच्चों के साथ में। तो अलर्ट रहना, नॉलेज होना, अवेयरनेस होना, सेल्फ डिफेंस होना, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है जिसके लिए बच्चों को पहले से पता होना चाहिए, ट्रेंड होने चाहिए बच्चे। जी अमित जी, यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण पॉक्सो अधिनियम एक आया है, 2012 में इसे इंट्रोड्यूस किया गया था। ये अधिनियम क्या है, किस तरह के प्रावधान इसमें शामिल हैं? जी, 46 सेक्शंस का ये एक एक्ट है जिसको लाया गया। आप 2012 का अगर आप समय रिकॉल करें तो निर्भया केस काफी ज्यादा प्रचलन में हुआ था, जिसकी वजह से अवेयरनेस फैली थी पूरी कंट्री में कि हाँ, इस प्रकार का अपराध हम बिल्कुल टॉलरेट नहीं करेंगे, उसमें कठोर से कठोर दंड होना चाहिए और बच्चों के खिलाफ तो हम बिल्कुल ही टॉलरेट नहीं करेंगे। इसके लिए पॉक्सो अधिनियम को लाया गया था। और ये इसमें बहुत खासियत ये बात होती है कि कई सारे ऐसे प्रावधान बच्चों के फ्रेंडलीनेस के हिसाब से, बच्चों के कन्वीनियंस के हिसाब से बनाए गए कि आप पुलिस स्टेशन में ज्यादा समय तक बच्चों को डिटेन करके नहीं रखेंगे। अगर बच्चे के साथ कुछ ऐसा हुआ है तो महिला पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर उस घर जाकर के बच्चे का बयान लेंगे कि उसके साथ क्या हुआ है, और उसको किसी भी प्रकार का कोई भी वल्गर या कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। उसके हिसाब से, उसकी मेंटालिटी के हिसाब से, सेंसिटिविटी को देखते हुए आप क्वेश्चंस पूछेंगे, चाहे वो प्री ट्रायल प्रोसीजर हो, ट्रायल प्रोसीजर हो। तो इस प्रकार से ये पॉक्सो अधिनियम जो है वो लाया गया था, जिसमें बच्चों के वेलफेयर को ध्यान में रखते हुए कई सारी चीजें, कई सारे ऐसे प्रावधान थे जो इसमें इनकॉर्पोरेट किए गए थे। इसमें अगर आप देखेंगे प्राइमरी फीचर्स यही है कि फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग के लिए ये कानून है बच्चों के। ये जेंडर न्यूट्रल है, इसमें ये नहीं होता कि अगर लड़की है सिर्फ उसी के लिए होगा, नहीं। सेक्सुअल असॉल्ट लड़का लड़की दोनों के अगेंस्ट में हो सकता है, और वो बच्चे हैं तो उसमें भी अगर आप पार्शलिटी करेंगे दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। पहले के कानून में आप देखेंगे कि रेप जो लॉज होते थे वो सिर्फ महिला के अगेंस्ट में होते थे। तो इस प्रकार से इसको पॉक्सो अधिनियम को जेंडर न्यूट्रल बनाया गया है। आप चाइल्ड को डिफाइन किया गया है कि 18 साल से कम वर्ष का अगर कोई बच्चा है, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, वो चाइल्ड कहलाएगा पॉक्सो अधिनियम के अंतर्गत। स्टेटमेंट जब रिकॉर्ड किया जाएगा तो डेफिनेटली आप वुमेन पुलिस ऑफिसर ही स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करेंगी। और कई प्रकार से टाइप्स ऑफ सेक्सुअल ऑफेंसेस भी उसमें बताए गए हैं, स्पेसिफाई किए गए हैं। तो और अमेंडमेंट भी इस प्रकार से बताया गया है जिसमें जो डेथ पेनल्टी तक का भी प्रावधान अमेंड करके 2019 में लाया गया। जी अमित, ये जो अधिनियम है मैम, ये बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों को कैसे वर्गीकृत करता है, कैसे कैटेगराइजेशन इसमें होता है? जी, आप देखेंगे कि अगर कोई अपराध है तो हमें पहले उसकी परिभाषा जाननी बहुत आवश्यक होती है। तो पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट को बताया गया, किसी प्रकार से जो ऑफेंडर है किसी बच्चे से कांटेक्ट में आता है फिजिकली, अगर उसको गलत तरीके से चीजें करता है, दैट इज पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। और एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट में ऐसा हो जाता है कि अगर कोई पब्लिक सर्वेंट है, कोई पुलिस ऑफिसर है या आर्मी ऑफिशियल है या रिलेटिव है या कोई ऐसा इंडिविजुअल है जो ट्रस्टेड रहता है बच्चों का, वो अगर इस प्रकार का कृत्य करता है कि बच्ची अगर प्रेग्नेंट हो जाती है या बच्चा अगर उसकी डेथ हो जाती है या एक मेंटल ट्रॉमा से वो गुजरता है वो बच्चा, या नेचुरल कैलेमिटी के ड्यूरेशन में उस प्रकार की हरकत उसके साथ की जाती है, तो इसको एग्रीवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट की परिभाषा में लाया गया। उसी प्रकार से चाइल्ड पोर्नोग्राफी को भी इसमें विस्तार से इलाबोरेट किया गया इस अधिनियम के अंतर्गत। जी अमित। जी मैम, जैसे कि आपने बताया कि 2012 में निर्भया केस के बाद जिस तरह से देश में एक बवाल हुआ था, हम कह सकते हैं जागरूकता लोगों में बढ़ी थी, इसे इंट्रोड्यूस किया गया। लेकिन उसके ठीक 5 से 6 साल बाद हम देखते हैं 2019 में, जिसमें पॉक्सो अधिनियम में कुछ संशोधन किए गए हैं। किस तरह के अमेंडमेंट्स इसमें फिर सामने आए और क्या इससे और मजबूती इस कानून को मिली है? बिल्कुल, जो पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट होता है अमित, उसमें पहले पनिशमेंट 7 साल से लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक का था, उसे बढ़ा करके 10 साल से लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक का कर दिया गया है। और अगर 16 साल से कम है बच्चे की उम्र तो उसको 20 साल से आजीवन कारावास तक में उसको कन्वर्ट कर दिया गया है। एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट जो है उसमें भी 20 साल और मैक्सिमम डेथ पेनल्टी तक का प्रावधान इसमें कर दिया गया। पहले डेथ पेनल्टी तक का नहीं था
उसको उसमें डेथ पेनल्टी भी इंट्रोड्यूस कर दी गई है, जिसकी वजह से एक डेटरेंट इफेक्ट पड़ता है सोसाइटी पे कि अगर बच्चे के साथ ऐसा होता है तो आपको फांसी की सजा तक हो सकती है। उसी प्रकार से चाइल्ड पोर्नोग्राफी की जो परिभाषा है उसको इलैबोरेट कर दिया गया है कि अगर किसी बच्चों को पोर्नोग्राफी के पर्पस से यूज किया जाता है या उसको वैसी सिचुएशन में डाला जाता है जिसके परिणाम स्वरूप उसके साथ कोई ऑफेंस हो जाता है, या पोर्नोग्राफी भी एक बहुत बड़ा अपराध है, तो अगर इस प्रकार की घटना होती है उसको इलैबोरेट किया गया 2019 के अमेंडमेंट में। जी अमित जी, क्या पॉक्सो अधिनियम के लिए कोई प्रासंगिक केस कानून और न्यायिक प्रतिक्रियाएं हैं, और इन निर्णयों ने बच्चों की कानूनी सुरक्षा को कैसे आकार दिया है? जी, शीला बरसे नाम की एक जर्नलिस्ट थी जिन्होंने लेटर लिखा था सुप्रीम कोर्ट को, और ये बोला था कि किस प्रकार की स्थिति है जो ग्राउंड लेवल पे बच्चों को लीगल एड नहीं मिल रहा है, अगर केस कोर्ट में चल रहा है तो वो इतने लंबे समय तक पेंडिंग है कि इसका सोल्यूशन नहीं निकल पा रहा है। तो इस प्रकार से उन्होंने कंसर्न जताते हुए शीला बरसे ने एक सुप्रीम कोर्ट को लेटर लिखा था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो उसमें कॉग्निजेंस लिया था, संज्ञान लिया था, और ये समय सीमा निर्धारित कर दी गई थी कि 1 साल के भीतर कोई भी पॉक्सो का मामला आता है उसका आप निराकरण करें। तो ये गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट की है कि अगर बच्चे के साथ कोई अपराध होता है तो 1 साल के अंतर्गत 1 साल के अंदर रहते रहते वो पूरी प्रक्रिया कंप्लीट हो, साथ ही साथ बच्चे को लीगल एड प्रोवाइड की जाए। तो ये एक बहुत ही लैंडमार्क केस था, शीला बरसे एंड अनदर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स का केस। जी अमित। जी मैम, पॉक्सो अधिनियम के तहत विशेष न्यायालय क्या है, इस पर भी जरूर प्रकाश डालें। जी, न्यायालय फास्ट ट्रैक कोर्ट जिसको बोलते हैं, स्पेशल कोर्ट भी जिसको बोलते हैं, धारा 28 के अंतर्गत पॉक्सो एक्ट में इसका गठन किया गया। ये क्यों किया गया कि वो मॉनिटर कर सके और जो स्पीडी ट्रायल है उसको आप इम्प्लीमेंट कर सके, इस प्रकार के इस मोटिव से स्पेशल कोर्ट को लाया गया। उसमें आप देखेंगे कि बच्चों के जो गार्जियन है या पेरेंट्स है या रिलेटिव है या फ्रेंड्स है जिन पे बच्चा ट्रस्ट करता है, उसकी प्रेजेंस रखी गई कि हर एक स्टेज में, बयान का स्टेज हो, गवाही का स्टेज हो या कोई भी स्टेज हो जिसमें बच्चा न्यायालय में उपस्थित हो रहा है, तो वो गार्जियन या उसका ट्रस्टेड पर्सन उसके साथ हर स्टेज पे प्रेजेंट रहे, ये कहा गया। और इन कैमरा ट्रायल प्रोसीजर्स यानी बंद कमरे में सारी प्रोसीडिंग हो, इस चीज का ध्यान रखा जाए, ये एक प्रावधान लाया गया। साथ ही साथ जो अपराधी है उसका और बच्चे का डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ना हो, इस चीज को सुनिश्चित करने के लिए स्पेशल कोर्ट्स है। साथ ही साथ एक स्पीडी ट्रायल करने के लिए, एक्सपीडाइट करने के लिए प्रोसीजर को, वो उसके लिए स्पीडी को जो स्पेशल कोर्ट है उसका गठन है। बच्चे को बार बार हम न्यायालय में ना बुलाएं, एक ही बार उसका बयान हो, इसको भी सुनिश्चित करने के लिए स्पेशल कोर्ट है। और जैसे आप देखेंगे कि अगर बच्चा कटघरे में खड़ा है या बैठा है या उसके कन्वीनियंस के हिसाब से, वकील जो अभियुक्त का वकील है उससे उटपटांग क्वेश्चंस ना करे, एग्रेसिव क्वेश्चंस ना करे, ऑफेंडिंग क्वेश्चंस ना करे, या ऐसे क्वेश्चंस ना करे जिससे बच्चे के मेंटल हेल्थ पे हैम्पर हो, उस चीज को मॉनिटर करने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए भी स्पेशल कोर्ट्स है। तो ये कोर्ट के अंदर ही सारी प्रक्रिया होती है और एकदम चाइल्ड फ्रेंडली इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाता है, जिससे बच्चे को ये भी ना लगे कि एक ट्रॉमा उसको ना आए एक प्रकार से। इसके लिए ये है। एक और इसमें स्पेशल कोर्ट का प्रावधान है कि बच्चे की जो आइडेंटिटी है वो किसी भी प्रकार से डिस्क्लोज ना हो, कि ये उसका नाम है, ये स्कूल में पढ़ते हैं या जो भी, वो आइडेंटिटी उसके डिस्क्लोजर ना हो, जिसकी वजह से बच्चे की जो डिग्निटी है वो प्रोटेक्टेड रहे। तो ये स्पेशल कोर्ट्स का गठन किया गया है और ये सारे उसके फंक्शंस हैं। बिल्कुल, यदि आइडेंटिटी किसी भी वजह से डिस्क्लोज हो जाती है, खासकर हम मीडिया ट्रायल्स में कई बार देखते हैं कि नाम सामने आ जाता है, चेहरा ब्लर नहीं किया जाता, तो क्या ऐसे में कोई सजा का प्रावधान भी इसके लिए होता है? बिल्कुल। अगर आप किसी भी रेप, भले ही वो महिला हो या बच्चे हो, अगर आप आइडेंटिटी डिस्क्लोज करते हैं तो उसमें भी सजा का प्रावधान है और 6 महीने तक का उसमें कारावास है। तो इस प्रकार से आप आइडेंटिटी किसी भी प्रकार से डिस्क्लोज ना करें, फाइन भी आपको भरना पड़ सकता है। और आइडेंटिटी इसीलिए क्योंकि बच्चे को आगे फ्यूचर में रहना है सोसाइटी में, फिर से उसको अपनी पहचान शुरू से बनानी है, तो ये उसके वेलफेयर के लिए ये प्रावधान है। जी अमित। बिल्कुल, विशेष न्यायालय की हमने बात की, कुछ प्रावधानों की इसमें बात की, लेकिन मैम पॉक्सो अधिनियम के तहत रिपोर्टिंग भी अनिवार्य होती है, इसकी आवश्यकता होती है, लेकिन अगर ऐसा नहीं किया जाता है, पीड़ित के साथ अगर किसी को इस बात की जानकारी है कुछ गलत हुआ है और वो इसे रिपोर्ट नहीं करता है, तो क्या इसमें दंड भी मिल सकता है? बिल्कुल। अगर किसी व्यक्ति को इस बात की जानकारी है
क्योंकि ये प्रिवेंट करने के लिए ये कानून लाया गया है कि बच्चों के साथ ऐसा अपराध ना हो। कुछ लोग होते नजरअंदाज कर देते हैं कि हमारे पड़ोस में इस प्रकार की घटना हो रही है, लेकिन हम क्यों करेंगे, हमारा इसमें क्या फायदा है या कुछ भी। तो उसके लिए भी एक डिसिप्लिन लाने के लिए ये धारा है जिसमें ये बोला गया है, धारा 19 और धारा 20 में इसका प्रावधान है, और इसकी पेनल्टी धारा 21 में दी गई है कि अगर आपको इस बात का ज्ञान है, नॉलेज है, या आपको एक तरीके से शंका है, तो उसमें आप रिपोर्ट करें। अगर आप रिपोर्ट नहीं करते हैं तो आपको 6 महीने के कारावास का दंड, जुर्माना या दोनों, ये आपके ऊपर इम्पोज किया जा सकता है अगर आप इस बात की सूचना किसी सक्षम अधिकारी को नहीं देते हैं तो। जी अमित। बिल्कुल। पीड़ितों के पुनर्वास के लिए पॉक्सो अधिनियम में क्या प्रावधान है, जिसकी हम बात करते हैं रिहेबिलिटेशन, उसके लिए किस तरह के प्रावधान अधिनियम में किए गए हैं? जी, रिहैबिलिटेशन से पहले का स्टेज है कंपेंसेशन। जी। अगर कंपेंसेट नहीं किया जाता है बच्चों को तो उसके जो मेडिकल ट्रीटमेंट के खर्चे होते हैं वो कैसे बियर होंगे। तो इसके लिए धारा 33 का 8वां क्लॉज है जिसमें बोला गया है कि भाई स्पेशल कोर्ट डायरेक्ट करेगी कंपेंसेशन पे करने के लिए बच्चों को, और वो किस बेसिस पे करेगी, ग्रेविटी ऑफ द ऑफेंस देखेगी, ठीक है, और मेडिकल ट्रीटमेंट का कितना एक्सपेंस आ रहा है वो देखेंगी, और एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज उसकी कितने बच्चे की लॉस हो रही है वो देखेंगी, फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है परिवार की वो देखेंगी। आपको मैंने गुड़िया का एग्जांपल दिया था, उसको 7 साल तक उसका केस चला था, तो 7 साल तक उसको कंपेंसेशन नहीं मिला था। तो इस प्रकार से उसको सीरियसनेस देखी गई थी उस केस में कि भाई इतने लंबे समय तक अगर बच्चे को कंपेंसेशन नहीं मिल रहा है तो उतने लंबे समय तक वो क्या करेगा बच्चा। तो ये एक कहा गया था। कंपेंसेशन स्कीम नालसा द्वारा निर्धारित की गई थी, जिसमें उन्होंने निर्धारित किया था कि 4 से 7 लाख तक का कंपेंसेशन मिलना चाहिए, ये वैरी भी कर सकता है। उसी प्रकार से उन्नाव रेप केस जो हुआ था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो यानी स्वेच्छा से कॉग्निजेंस लेके संज्ञान लेकर के 25 लाख तक का इंटरिम मेंटेनेंस जो है वो अवार्ड किया था पीड़ित को। तो इस प्रकार से कंपेंसेशन का स्कीम है। और रिहैबिलिटेशन की जैसे हम बात करें अमित, तो रिहैबिलिटेशन में अगर बच्चे को वापस से रिस्टोर करना है, सोसाइटी में वापस से उसको जीने के लिए उसको बूस्ट करना है या एम्पावर करना है, उसके लिए काउंसलिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों के लिए काउंसलिंग के लिए थेरेपी के लिए कई सारे ऐसे प्रावधान हैं जिसमें उसके वेलफेयर के लिए काउंसलिंग करवाई जाती है। साथ ही साथ इमरजेंसी शेल्टर होम्स उसको प्रोवाइड किए जाते हैं कि अगर बच्चा सेफ नहीं फील कर रहा है तो उसको इमरजेंसी शेल्टर होम में, या उसके साथ अपराध हो गया है अब उसको हमें प्रोटेक्ट करना है, तो इमरजेंसी शेल्टर होम्स का प्रावधान इसमें है। साथ ही साथ ट्रेनिंग कोर्सेज उसके आप करवा सकते हैं। उसी प्रकार से फॉस्टर केयर, प्रोटेक्टिव होम्स, ये सारी चीज़ों का प्रावधान दिया गया है। फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा, मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाएगा। इस प्रकार से रिहैबिलिटेशन का इसमें कई सारी चीज़ है जिसकी वजह से रिहैबिलिटेट या जिसको यूज करके रिहैबिलिटेट किया जा सकता है बच्चों को। जी अमित। बिल्कुल। ये जो कंपनसेशन होता है मैम, क्या इसके लिए कोई समय सीमा भी निर्धारित की जाती है कि कब तक पीड़ित को इसका जो एक कंपनसेशन है वो मिल जाना चाहिए, और रिहैबिलिटेशन को लेकर क्या कोई खास नियम भी इस प्रावधान में है? जी, कंपेंसेशन का जो स्कीम है वो आप स्पेशल कोर्ट, जो विक्टिम कंपेंसेशन फंड होता है वो उसका गठन किया गया है, जिसमें से फंड डिस्पर्स किया जाता है 30 दिन के अंदर। तो जब घटना होती है तो उसमें 30 दिन का, क्योंकि आपको कई सारे मैंने एग्जांपल्स दिए और मैं कई सारे एग्जांपल्स दे सकती हूँ जिसमें कंपेंसेशन बच्चों को नहीं मिला, पीड़ित को नहीं मिला। तो वैसी परिस्थिति में हम वेट नहीं करेंगे कि कब अपराधी को दंड होने के बाद में वो फाइन पे करे और फिर वो फाइन को हम एज अ कंपेंसेशन बच्चों को दे। तो वो चीजों का हम नहीं कर सकते। वेलफेयर हमें देखना है, इस वजह से 30 डेज का जो है टाइम स्पैन इसमें है। और रिहैबिलिटेशन का भी इसमें आप पुनर्व्यवस्थापन का भी देखेंगे तो एक्ट के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट कई सारे ऐसे स्कीम्स निकालती रहती है और कई सारे ऐसे संगठन हैं, एनजीओज हैं जो रिहैबिलिटेशन का काम करते हैं। और फ्री ऑफ कॉस्ट आप गवर्नमेंट की अगर आप स्कीम्स देखें, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस का अगर आप देखें तो फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को रिहैबिलिटेट करने के लिए कई सारे कैंपेन्स होते हैं, कई सारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं। जी अमित। बिल्कुल मैम, यदि हम भारत देश की बात करें तो पिछले 5 सालों का जो डेटा है, क्या इस अधिनियम में प्रावधान होने के बाद कमी आई है बाल यौन अपराधों में, या फिर चिंताजनक इजाफा भी है? जी, आप देखेंगे कि जब से बच्चे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आए हैं वो सेक्सुअल अब्यूज का टारगेट बनते गए हैं। कुछ बच्चे, उनको जब नॉलेज नहीं होता, वो पेरेंट्स के डर से वो चीजों को रिपोर्ट नहीं करते कि भाई हमारे साथ ऑनलाइन ये सारी चीजें हो रही हैं। अगर स्टैटिस्टिक्स देखी जाए तो एनसीबी की जो रिपोर्ट है, नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो, एनसीआरबी की जो रिपोर्ट है, उसमें यही दिख रहा है कि इजाफा ही हो रहा है।
कमी हमें उतनी ज्यादा नहीं दिखने को मिल रही है। और क्योंकि इंक्रीजिंग है, साइबर क्राइम्स इंक्रीज हो रहे बच्चों के खिलाफ में। साइबर क्राइम सिर्फ पैसों को लेके नहीं होता, साइबर बुलिंग भी होती है, साइबर क्राइम्स भी होता है, सेक्सुअल असॉल्ट भी होता है साइबर ऑनलाइन माध्यम से, गेम्स भी इस प्रकार के हैं। तो बच्चों के जो कंडीशन है वो अभी आप देखेंगे कि इजाफा ही हो रहा है। जब तक आप मॉनिटर नहीं करेंगे बच्चों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में कि वो क्या, कहाँ, किससे क्या बात करे, तब तक ये चीजें बढ़ती जाएंगी। तो इसीलिए मेरी अपील है जनता को कि आप पूरी तरीके से मॉनिटर करें अपने बच्चों के एक्शंस को, और आप पूरा ध्यान रखें हर तरफ से, सोशली, ऑनलाइन, ऑफलाइन, दोनों मोड से। जी मैम, हमने इस कानून को समझा और इसके पहले हमने आपसे जानकारी ली कि ये बाल यौन अपराध होता क्या है, लेकिन अब कार्यक्रम का सबसे अहम पहलू कि बाल यौन अपराधों को रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं, किस तरह के स्टेप्स लिए जा सकते हैं। हम चाहेंगे कि आप विस्तार से ऑनलाइन और ऑफलाइन जो बाल यौन अपराध होते हैं उन दोनों पर प्रकाश डालते हुए अपनी बात रखें। जी, सबसे पहले बच्चों को एजुकेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपने घर से शुरुआत करिए। घर में आप उन्हें समझाइए सेफ टच, बैड टच, सेफ टच और अनसेफ टच क्या होता है, गुड टच, बैड टच जिसको बोलते हैं। आप उसे एकदम इलैबोरेट करके बच्चों को एजुकेट करिए। आप उन्हें ये मत सोचिए अभी बच्चे हैं उनको ये सब क्या बताना, ऐसा जरूरी नहीं है। क्योंकि छोटे बच्चे, आपको एग्जांपल मैंने दिया 5 साल के बच्चे, इवन 1 साल के बच्चे के साथ भी ये सारी चीजें हो रही हैं। तो आप जितने ग्राउंड लेवल पे उनको ये सारी चीजें आप एक्सप्लेन करेंगे, जितना आप उनको अवेयर करेंगे उतना अच्छा होगा। आप सुपरवाइज करें, जिस प्रकार से मैंने आपको बताया कि आप हर प्रकार से बच्चे को सुपरवाइज करें। आप दिन के एंड में बच्चों के साथ बैठ जाए और पूछे बेटा आज क्या क्या हुआ। अगर वो आपसे फ्री है, अगर आप फ्री है तो वो सारी चीजें आपको बताएंगे, अगर फ्री नहीं है तो नहीं बताएंगे। आपको उनको मेंटली सुनिश्चित करना होगा कि अगर आप इस प्रकार की चीजें आपके साथ होती है, आप बताएंगे तो कुछ बुरा नहीं होगा, जो होगा अच्छा होगा, तुम्हारी सेफ्टी के लिए ये सारी चीजें हैं। तो आप एक सेफ जोन अपने बच्चों के लिए प्रोवाइड करें। दूसरी, आप जैसे बैकग्राउंड चेक कराएं। आपके घर में अगर कोई नौकर चाकर काम करते हैं, कोई माली है, कोई कुक है, कोई ड्राइवर है, इस प्रकार से अगर आपके घर में लोग काम करते हैं तो उसका बैकग्राउंड चेक कराना बहुत जरूरी है कि ये किस प्रकार का व्यक्ति है आपके बच्चों के आसपास रहने के लिए, क्या आपके बच्चे सेफ रहेंगे इनके आसपास। तो ये आप बैकग्राउंड चेक करवा सकते हैं। आप थाने से भी बैकग्राउंड चेक करवा सकते हैं। आजकल तो बीइंग अ लॉयर मैं आपको ये बोल सकती हूँ कि आपके पास अगर कोई काम करने आता है ना, तो उसका आप आधार कार्ड रख ले अपने पास में। सिर्फ अपने पास में ना रखें, आप अपने नियरेस्ट थाने में भी जस्ट एज एन इन्फॉर्मेशन कि हमारे यहाँ ये व्यक्ति काम करने आया है, आप वहां भी सबमिट कर सकते हैं। उससे आपकी सेफ्टी इंश्योर होगी, सिर्फ आपके बच्चों की नहीं, आपकी भी सेफ्टी इंश्योर होगी। तो बैकग्राउंड चेक का ये प्रावधान है। साथ ही साथ आप एक कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट रखें, आप खुल के इस बारे में बात करें। अगर आप इस बारे में बात करते, इसको टैबू नहीं समझते हैं, अगर आप इसको एक धब्बा नहीं समझते हैं, तो आप उस प्रकार से अपनी सोसाइटी को भी एजुकेट करें। अगर जब आप अपनी सोसाइटी में इस प्रकार से ओपनली बात करते हैं तो बच्चे सेफ महसूस करते हैं सोसाइटी में ये करने का। आपको बदनामी का डर नहीं होना चाहिए कि अगर ये बात बाहर आ गई तो हमारी बदनामी हो जाएगी। अगर आप ऐसा करेंगे तो बच्चे का वेलफेयर उसमें नहीं है, ऑफेंडर को हिम्मत मिल जाएगी कि वो दोबारा ये ऑफेंस जाके कमिट करे। तो आप कम्युनिटी को इन्वॉल्व करें इस प्रकार की चीजों में, सपोर्टिव सर्विसेज प्रोवाइड करें कि आपको अगर इस प्रकार की चीजें पता चलती है तो आप सपोर्ट करें उनको लीगल प्रोसीडिंग्स में। अगर आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं तो आपको नॉलेज हो गया होगा कि आपको कैसे प्रोसीड करना है, तो आप उस वे में सपोर्ट करें, सामने वालों को एजुकेट करें, तो सपोर्टिव सर्विसेज आप प्रोवाइड करें। साथ ही साथ अगर आपको इस बात की इंफॉर्मेशन है या आपको दिख रहा है कि कोई व्यक्ति इस प्रकार की हरकत की शुरुआत करने जा रहा है, आप इन्वॉल्वमेंट अगर अर्ली इन्वॉल्वमेंट कर दे तो वो ऑफेंस घटित भी ना हो, तो पहले आप अलर्ट हो जाए, आप अर्ली इन्वॉल्वमेंट रखें कि ऑफेंस कमिट ना हो, तो या फिर आप प्रिवेंट कर सकते हैं। ये सब आप स्टेप्स उठाते हैं तो आप ये ऑफेंसेस को पहले से ही प्रिवेंट कर सकते हैं कि ये घटनाक्रम ना ही हो, क्योंकि ये बहुत ही दुर्भावनापूर्वक है अगर इस प्रकार की घटना हो जाती है तो। सेकेंडली, हम स्कूल्स की अगर बात करें तो स्कूल्स को एक प्रोग्राम सेल्फ डिफेंस का ट्रेनिंग, जैसे आप स्पोर्ट्स करवाते हैं स्कूल्स में, वैसे आप सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग कराए बच्चों को, मेल हो फीमेल हो, कंपलसरी करवा दे। उससे तो सबसे बेस्ट यही होगा कि अगर बच्चा उस सिचुएशन में है तो खुद को वो डिफेंड करे वो सिचुएशन में। सेकेंडली, उनको आप एजुकेट करें कि विविध प्रकार के सेक्सुअल ऑफेंसेस क्या होते हैं, यौन उत्पीड़न क्या होते हैं, लॉज उनको बताएं
कि अगर कोई करता है इस प्रकार की हरकत करता है आपके साथ में तो बच के नहीं जा सकता है, उसको दंड मिलता है और इस प्रकार का दंड मिलता है कि वो दोबारा की तो इसमें प्रश्न ही नहीं उठता है। वो सोसाइटी में इस प्रकार के जो लोग हैं जो सोच सकते हैं वो भी डर जाए, इस प्रकार के पनिशमेंट्स भी मिलते हैं। तो ये चीजों के लिए आप एजुकेट करें, रेलेवेंट लॉज को बताएं और इसके बाद में उनको ये भी बताएं कि अगर आपके साथ हो इस प्रकार की घटना तो आप तुरंत कैसे पुलिस ऑफिसर्स की गाइडेंस ले सकते हैं, तुरंत आप कैसे कॉल कर सकते हैं या कैसे आप नियरेस्ट हेल्प ले सकते हैं। तो स्कूल्स इस प्रकार से अगर बच्चों को एजुकेट करती है तो वो ज्यादा अच्छा है। तो प्रिवेंटिव प्रोग्राम्स, कैंपेन्स, ये सारी चीजें आप करवाएं। जी हम बिल्कुल। और मैम कुछ देर पहले आपने ऑनलाइन बाल यौन अपराधों का भी जिक्र किया था और हमने देखा है कि कोविड के बाद से लगातार जो छोटे बच्चे हैं वो स्क्रीन के टच में है, लगातार मम्मी पापा भी बिजी रहते हैं तो बच्चों को मोबाइल दे देते हैं कि ये डिस्टर्ब ना करें। ऐसे में बच्चे क्या देख रहे हैं और किसके संपर्क में आ रहे हैं ये भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो ऑनलाइन सतर्कता कैसे बरत सकते हैं माँ बाप और बच्चे इस अपराध को रोकने के लिए? जी, जब आप ऑनलाइन मोड में जाते हैं और अपने बच्चों को मोबाइल फोन दे देते हैं तो आप किड फ्रेंडली बना ले अपने मोबाइल को, कि वो इस प्रकार की चीजों में इन्वॉल्व ही ना हो पाए। किड प्रोग्राम के अलावा वो कुछ और भी ना देख पाए, वो सोशल मीडिया से उतना ज्यादा टच में ना आ पाए। क्योंकि आप ये भी देखेंगे कि इस प्रकार की चीजें अगर कॉन्स्टेंटली बच्चे देखते हैं तो वो खुद उस चीज की तरफ इन्वॉल्व होने लग जाते हैं कि वो खुद ना ऑफेंडर बन जाए। ये भी एक बहुत बड़ा विषय है। वो विक्टिम भी बन सकते हैं, वो खुद ऑफेंडर भी बन सकते हैं। तो इसीलिए इन सब चीजों से दूर रखने के लिए आप किड फ्रेंडली, आप सेफ सर्च और बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस आते हैं जो आप करें, और ये मैंडेटरीली करें, ये आप डेफिनेटली करें, क्योंकि आपके बच्चे की सेफ्टी, आपके बच्चे का फ्यूचर, आपके बच्चे की मेंटालिटी, सब कुछ आपके हाथ में है। जी बिल्कुल। तो आज के इस एपिसोड में हमने जाना कि बाल यौन अपराध क्या होते हैं और कानून में इससे निपटने के लिए किस तरह के कड़े प्रावधान हैं। हाईकोर्ट अधिवक्ता सिमरन कौर लूथरा जी ने इस पर हमें जानकारी दी। मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस शो में आकर दर्शकों को इस अहम विषय से रूबरू करवाने के लिए। जी अमित। और इसी के साथ लीगल लिटरेसी के आज के इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।